नया कानून शुरू किया जा रहा है। आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका 1872। देखिए, आपको प्रयास क्या करना है मैं फिर बता दूं। आप सीपीसी में मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लाख आप तैयार करिए, वो बस की बात नहीं है आपका। 15 में अगर 10-12 भी कर ले गए तो पर्याप्त है। फिर जूरिस्प्रूडेंस में भी आपका मान के चलिए कि आपका 15 क्वेश्चन आता है तो 10-12 भी कर ले गए तो पर्याप्त है। लेकिन जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप केवल सीपीसी और जूरिस्प्रूडेंस को ही पढ़ते रहे तो जो आसान सब्जेक्ट है या जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं वो पीछे हो जाएंगे। तो नित्य ये बनाना चाहिए माइनस मार्किंग में कि जो आपको ना आए उसको थोड़ा इस समय कम पढ़िए, और जो आ रहा है आप इतना पढ़िए कि उसमें से गलती न हो, कि उधर की जो कमी होगी हम इधर पूरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी ज़्यादा मिल जाएगा। और आप लोग चूंकि एविडेंस आपका शुरू हो रहा है तो एविडेंस में आप प्रयास करिए कि भाई 15 में 13-14 क्वेश्चन करके आइए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ईपीए हुआ, एविडेंस हुआ, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ, आपका आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ। ये सब ऐसे कानून हैं जो यूपीजे में आज तक का क्वेश्चन का मॉडल रहा है। आप 15 में से 13 या 14 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर एक बार आपको सलाह दी जाती है कि चूंकि एविडेंस एक्ट आज से आपका शुरू हो रहा है तो आपका कर्तव्य है कि जो भी आपके पास साल पेपर हो, एक तो एपीओ वाला साल पेपर और दूसरा जे वाला, दोनों में जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं प्रयास ये करिए कि एक बार आपका 3-4 दिन में उसको देख लीजिए, ताकि जब आपका पढ़ाया जाए तो आपके दिमाग में घूमता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन साल में आया था और हमें नहीं आ रहा था, सर ने बताया भी कि नहीं बताया। ये आपका नीति और एविडेंस में नए क्वेश्चन कम बनते हैं और आपका पुराने क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करते हैं, ये भी एक खासियत है। कुछ आपका 3-4 नए क्वेश्चन भले बन जाएं, लेकिन मैं बता दूं जो पुराने क्वेश्चन रहते हैं आप देख लीजिए इतिहास, वह ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो आज से भाई जो भी साल पेपर हो आप फिर एक बार याद रखिए। हाँ, माइनर का भी जो साल पेपर हो, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हुआ है, आप डोमेस्टिक वायलेंस अभी से करना शुरू कर दे जो भी आपके पास पेपर हो। और एविडेंस भी आपका शुरू हो रहा है तो एविडेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं, बिहार में कैसे आया है, एमपी में कैसे आया है। प्रयास ये करिए कि आज से ही जाकर शुरू कर दीजिए और 2-3 दिन में निपटा लीजिए, ताकि आपका मैंने ये रहे कि हाँ हमें देखना है ये सब, अब पढ़ना नहीं है। ये लास्ट में फिर फरवरी में एक बार कठिन कठिन क्वेश्चन क्या करेंगे फिर एक बार दोहराएंगे। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि द इंडियन एविडेंस एक्ट से आपका 15 क्वेश्चन आएगा। और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना। अब यहाँ जो छोटी छोटी बातें हैं आपका वह पहले देखी जाती है, और हमें लगता है कि जो सामान्य बातें मैं बताता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन तो इधर से ही आपका बन जाना चाहिए, जो 1-2 दिन में बताया जाएगा। पहले सन पर गौर किया जाए कि यह कानून भाई 1872 का है, तो ये कानून किसने बनाया? तो भारत की संसद ने नहीं बनाया, न ही भारत की संविधान सभा ने बनाया। ये तो अंग्रेजों का काल का कानून है, तो इसके निर्माणकर्ता कौन होंगे? अंग्रेज। तो अब समस्या ये आती है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान समय में भारत में इन्फोर्स रहने या बने रहने या प्रवृत्त रहने
या लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस कौन सा आर्टिकल है, तो मैं लगातार बता रहा हूँ वह अनुच्छेद 372 है, जहाँ की संविधान पूर्व विधियों को, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एडाप्ट किया गया है। तो आर्टिकल 372 संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन करता है, एडाप्शन करता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है कि जब तक संविधान सभा द्वारा या सक्षम विधायिका द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविधान पूर्व विधियां यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून निरसित या रिपील या समाप्त न कर दिए जाएं, तब तक वे भारत में क्या रहेंगे, इन फोर्स रहेंगे, प्रवृत्त रहेंगे, लागू रहेंगे। तो अगर कोई पहला क्वेश्चन ये आया कि इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि आर्टिकल 372। दूसरा क्वेश्चन आइए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन हमें देखना है वह आपका देखना है माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपका जो छोटी छोटी बातें हैं, जो सामान्य बातें हम बताते हैं, उन बातों को देखा जाए और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो पहला जो छोटी बात आपका देखनी है वह आपका देखना है निर्माण की तिथि या अधिनियमन की तिथि, यानी कि किस तारीख को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्टेड हुआ, यानी कि किस तारीख को बनकर तैयार हो गया। तो मैं लगातार हर एक कानून में बता रहा हूँ, माइनर से लेकर मेजर में, कि जब भी आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो ऊपर दाहिने बगल एक डेट दी गई रहती है, और वह जो डेट है वही कानून के बनने की डेट होती है, निर्माण की। जैसे कि फिर एक दो उदाहरण दिया जाए, जैसे जब आईपीसी आप खोलेंगे तो ऊपर दिया रहेगा 6 अक्टूबर 1860, यानी कि 6 अक्टूबर 1860। तो जो ऊपर यानी कि लॉर्ड उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 6 अक्टूबर 1860 को अपनी अनुमति आईपीसी पर प्रदान कर दी, और वहीं कानून के निर्माण की या अधिनियमन की या कोडिफाई होने की, यानी कि संहिताकरण का क्या माना जाता है, तारीख। तो किस दिन बनकर तैयार हो गया, तो वही तारीख और सन आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका, जैसे कि आपका मैंने हमने उदाहरण बताया आईपीसी का, फिर आपका यूएनओ का भी हमने बताया कि यूएनओ का चार्टर किस दिन बनकर तैयार हो गया, तो 26 जून 1945 को। तो हमारा संविधान किस दिन अधिनियमित हो गया, भले लागू न हुआ, बन तो गया, तो आपका 26 नवंबर 1949 को। उसी प्रकार एविडेंस का निर्माण हुआ, तो 15 आपका जो जवाब रहेगा 15 मार्च 1872। ये हमेशा याद रखिए, ऊपर कहाँ लिखा रहेगा, दाहिने बगल। इसका मतलब कि अगर वर्तमान कानून रहेगा तो राज्यपाल या राष्ट्रपति ने, और इसके पहले का कानून रहेगा तो गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय ने उस तारीख को उस कानून पर क्या प्रदान किया होगा, ऐसे। ये पहला नियम। दूसरा आपका नियम आइए, जब कानून का आपने देख लिया कि किस दिन निर्माण हुआ, इसके बाद आपका जो देखा जाता है कि आपका इन्फोर्समेंट डेट। कई बार पूछा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 ईस्वी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारत में लागू किया गया। अब समस्या ये बनती है कि आपका 1 सितंबर 1872 को ही एक और कानून लागू किया गया, भारतीय संविदा अधिनियम 1872।
तो क्वेश्चन नया मॉडल बन सकता है कि किन दो कानूनों में एक समानता पाई जाती है, नियमों में नहीं, प्रावधानों में नहीं, लेकिन लागू होने में है। कौन कौन कानून है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एविडेंस एक्ट। हो सकता है नया ये मॉडल बन जाए, क्योंकि ऐसा मॉडल आपका जूरिस्प्रूडेंस में कंसेप्चुअल बना है कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है। तो ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक क्या समानता है? ये दोनों किसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई? प्राकृतिक। ऐसा क्वेश्चन नया, देखिए कुछ नए मॉडल याद करिए। इसके बाद आइए, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका देखा जाए, जो तीसरा पॉइंट इसमें आपको देखना है, वह आपका देखना है, कह सकते हैं कि कुल अध्याय, कुल भाग और आपका इत्यादि। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। फिर एक बार सतर्क रहिए। बिहार आपका जे में बना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग और कितने अध्याय और कितनी धाराएं, ये सब गलत न हो। 3 भागों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बांटा गया है। इन 3 भागों के अंदर कुल 11 अध्याय दिए गए हैं। फिर याद रखिए, 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराएं। फिर एक बार याद रखिए, 3 भाग, 11 अध्याय, धाराएं कितनी? 167। अब जो वर्तमान में मॉडल बन रहा है, वह मॉडल 4 क्वेश्चन हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे बड़ा भाग कौन है, बना है। सबसे छोटा भाग कौन है, ये बना है। फिर क्वेश्चन बना है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन है और सबसे छोटा अध्याय। एक क्वेश्चन इस मॉडल से बना है। तो फिर एक बार सतर्क रहिए। एविडेंस का जो अध्याय 2 है, धारा 5 से लेकर 55, तथ्यों की सुसंगत के विषय में, ये सबसे बड़ा अध्याय है। और अध्याय 11 आपका सबसे छोटा है, जिसमें केवल एक धारा है, 167। फिर याद रखिए, सबसे बड़ा अध्याय पूछे तो क्या मारना है? 2। सबसे छोटा अध्याय पूछे तो 11। भाग पर भी क्वेश्चन बना है। देखिए भाग पर कैसे बना है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। भाग हम बंटवारा करेंगे आपका, क्योंकि कौन सा भाग किस धारा से किस धारा तक है, ये तक पूछा गया है। किस भाग में क्या प्रावधान है, ये तक पूछा गया है। तो जो भाग 3 है, यानी कि पार्ट 3 है, वह सबसे बड़ा है। और भाग जो आपका फर्स्ट है, वो सबसे छोटा है। यानी कि आपका सबसे छोटा पूछे तो कौन सा भाग मार कर आएंगे? आपका, एक सेकंड देखने गलत ना होना, ये सबसे छोटा, हाँ सबसे बड़ा भाग 3 है। इसके बाद आपका सबसे छोटा आपका भाग 2 है भाई, पहला नहीं है। फिर एक बार देखिए, सबसे जो बड़ा अध्याय भाग है, वह भाग 3 है। और सबसे छोटा भाग आपका जो है, वह 2 है। ये किस आधार पर हम बंटवारा कर रहे हैं? धाराओं के आधार पर, कि जिसमें सबसे ज़्यादा धाराएं भाग में हो, वह आपका। तो फिर एक बार उसको सुधार कर लीजिएगा। सबसे बड़ा भाग 3 है, धाराओं के आधार पर हम बता रहे हैं, 101 से लेकर 167। और सबसे छोटा भाग आपका भाग 2 है, 56 से लेकर और आपका 100 तक। यानी कि 56 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। क्योंकि 5 से 55 तक किधर है आपका? भाग 1 में। तो फिर एक बार हम भाग बंटवारा करेंगे अलग से। अब एक एक छोटी, देखिए अब आपका निर्माण पर क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पहले निर्माण देखा जाए, एक एक पॉइंटों को उठाया जाए, और आपका क्वेश्चन कैसे बना है। अभी बिहार जे में भी इस बार बना था क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं। देखिए कहाँ कहाँ बना है, भी मैं बता रहा हूँ। अभी बिहार जे में भी ये क्वेश्चन बना था।
आज के लेक्चर से 2 क्वेश्चन बिहार जे में आ जाएंगे। 2 क्या, हमें लगता है 5-6 क्वेश्चन बिहार जे के हम कवर करा देंगे जो इस बार पूछा गया था। पहला तो आपका हम कवर ही करा चुके हैं, कितने भाग, कितने अध्याय, कितनी धाराएं बिहार में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बना था वह आया है निर्माण से। अब निर्माण में आपका पूरा इतिहास तो हमें नहीं देखना है, लेकिन आपका कुछ जरूर देखना है। तो बिहार का मॉडल ये बना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ड्राफ्ट करता कौन थे, किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। तो आपका जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन, वैसे शॉर्टकट में लिखता है स्टीफेन, गलत ना हो, कई लोग लॉर्ड मैकाले मारकर आ गए थे। लॉर्ड मैकाले आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, एविडेंस का नहीं। एविडेंस का पूछ ले तो क्या मारना है, जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन। भाई सतर्क रहना है थोड़ा इससे। अब इसका इतिहास देखिए, क्वेश्चन का मॉडल उत्तराखंड ने कैसे बनाया, यूपी ने कैसे बनाया, बिहार ने। देखिए थोड़ा बहुत एक दो लाइन इतिहास जाएंगे, ज़्यादा वो आपका शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कंपटीशन से नहीं। देखिए प्राचीन काल में हिंदू विधि के तहत साक्ष्य लिए दिए जाते थे। मध्यकाल में आपका मुस्लिम विधि लागू हुई तो हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि लागू की गई। साक्ष्य के नियमों में हिंदू ला और मुस्लिम ला में समानता ज़्यादा नहीं थी, सामान भिन्न भिन्न थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने सोचा कि पूरे भारत के लिए एक क्या बनाया जाए, आपका कानून बनाया जाए। तो इसके लिए जो सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार ने कार्य सौंपा वह सर हेनरी मेन को सौंपा। तो थोड़ा पहले जूरिस्प्रूडेंस में दोहरा लीजिए। सर हेनरी मेन किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आपका जवाब रहेगा ऐतिहासिक। किसने समाज का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, सर हेनरी मैन। किसने समाज को दो वर्गों में बांटा, सर हेनरी मैन। एंशियंट लॉ किसकी किताब है, सर हेनरी मैन। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किसने दिया, सर हेनरी मैन। ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा के पिता कौन थे, सर हेनरी मैन। आपका किसने आपका माने समाज में विधि का विकास बताया है, सर हेनरी मैन। कितने चरण, टोटल 7 चरण, आपका 4 और 3, टोटल कितने। पिछली बार क्वेश्चन आया था ये। सर हेनरी मैन आपका मुस्लिम विधि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किए, मैंने उस आधार पर बंटवारा नहीं किए। सर हेनरी मैन विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा के भी पिता है, शुद्ध नहीं, शुद्ध आएगा तो सेवनी और विकासवादी आएगा तो सर हेनरी मैन। ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा आ जाए तो सर हेनरी मैन, और आपका जर्मनी का आ जाए तो नहीं, जर्मनी का आएगा तो सेवनी। जर्मनी में एक और क्वेश्चन बना है कि कौन सा दो विद्वानों में इस बात को लेकर विवाद था कि संहिताबद्ध कानून को किया जाए कि नहीं, तो थिबाट और सेवनी। कौन संहिताकरण का समर्थक था, थिबाट, और कौन विरोधी था, सेवनी। यानी कि वहाँ थिबाट ने किताब लिखी है, वो किताब भी पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आगे देखिए आपका बढ़ा जाए। सर हेनरी मेन को सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने कार्य सौंपा कि आप भारत के लिए एक आपका एविडेंस एक्ट बनाइए, यानी कि साक्ष्य अधिनियम का मॉडल तैयार करिए, नमूना बनाइए। सर हेनरी मेन ने 1868 में एक साक्ष्य अधिनियम का मॉडल, प्रारूप या नमूना बनाया और नमूना बनाकर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। लेकिन उस नमूने को अंग्रेजी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल वह साक्ष्य अधिनियम नहीं था। अब यहाँ क्वेश्चन का मॉडल देखिए आपका।
सर्वप्रथम आपका किसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मैं पूछ रहा हूँ, तो सर हेनरी में। किनके ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने किस सन में इंडियन एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया था? तो 1868। तीन क्वेश्चन हमने निकाला, ये उत्तराखंड का मॉडल है। तो आपका एक ही वाक्य में तीन क्वेश्चन। फिर अंग्रेजी सरकार ने यह कार्य सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन को सौंपा। स्टीफेन ने 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, फिर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। अंग्रेजी सरकार ने, यानी कि उस समय जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसने इस ड्राफ्ट को पास किया और 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल ने इस पर क्या कर दिया? साइन। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट स्टीफेन ने किस सन में तैयार किया? तो 1870। ये क्वेश्चन उत्तराखंड का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ड्राफ्ट करता कौन थे? तो आपका स्टीफेन मारेंगे। किसके ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया? सर हेनरी मेन की स्टीफेन। स्टीफेन के साथ मैंने ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि एविडेंस एक्ट का निर्माण कब हुआ? तो 1872 में। डेट पूछे तो अभी हमने बताया 15 मार्च 1872। तो किस वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, जो मैंने वर्तमान में है? तो जेम्स स्टीफेन। पूरा नाम है जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन, लेकिन स्टीफेन ही कहा जाता है, जेम्स स्टीफेन। जैसे लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, जो आईपीसी का ड्राफ्ट करता था, लेकिन शॉर्टकट में लॉर्ड मैकाले ही कहा जाता है। तो एक और क्वेश्चन आजकल बन रहा है, मैकाले संहिता कौन है? तो मैकाले संहिता आईपीसी बताइएगा। और स्टीफेन अधिनियम कौन कहा जाता है? तो एविडेंस। जिसने बनाया उसी के नाम पर क्या करिएगा? नामकरण कर दीजिएगा। इस प्रकार आपका निर्माण हो गया। निर्माण से भी क्वेश्चन बनने का चांस है। बिहार आपका जे में बना था, उत्तराखंड में, यूपी में भी बना, बन सकता है। अब आगे आइए। अब आपका देखा जाए कि एविडेंस एक्ट किस पर आधारित है? तो आंग्ल विधि पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक सब्सटेंसिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है कि दोनों है? ये भी क्वेश्चन जे में आ चुका है, एपीओ में, गलत न हो। तो देखिए आपका जो कानून होते हैं वह आपका दो वर्गों में हम बांटते हैं। एक सारवान विधि या सब्सटेंसिव लॉ कहा जाता है, और दूसरे जो कानून होते हैं वह प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव विधि या प्रक्रियात्मक कानून। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बना है कि पहले नियम जानिए। सब्सटेंसिव लॉ उन कानूनों को कहते हैं जिसमें पक्षकारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व दिए गए रहते हैं। और प्रोसीजरल लॉ प्रक्रिया बताते हैं कि अधिकार, दायित्व, कर्तव्य का उल्लंघन हुआ तो कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी? तो तुरंत याद रखिए, आपका एविडेंस एक्ट वह प्रक्रिया बताता है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई तथ्य या कोई बात या कोई घटना या कोई वाकया न्यायालय में प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, साबित किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये आया कि आपका साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है? मैंने सारवान की, प्रक्रियात्मक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो सारवान न मारिएगा, क्या मारेंगे? एडजेक्टिव या प्रोसीजरल, यानी कि हिंदी में प्रक्रियात्मक।
अगला क्वेश्चन आपका बना है, साक्ष्य अधिनियम है, एक स्थानीय विधि, एक विशेष विधि, एक सामान्य विधि। तो साक्ष्य अधिनियम एक स्पेशल लॉ है, विशेष विधि भाई। साक्ष्य अधिनियम एक विशेष विधि है। विशेष विधि माने विशेष मैटर पर जो बनी हो। तो किस मैटर पर बनी है? साक्ष्य के लिए बनी है, दूसरे से इसका कोई मतलब। अब आइए, इसका प्रभाव पूछा गया है। प्रभाव एक बार पूछा गया है। दाता छीवा का केस है, हो सकता है केस पूछ ले। दाता छीवा बनाम राज्य के वाद में न्यायालय ने ये बता दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि जो एविडेंस एक्ट है उसका जो इफेक्ट है वह प्रास्पेक्टिव भी है, यानी कि भविष्यलक्षी भी, रिप्रास्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी, और दोनों। तो आप दोनों मार्क कराइए, मैं फिर बता दूं। यानी कि साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव आपका भूतलक्षी भी है, भविष्यलक्षी भी। भूतलक्षी यानी कि बैक डेट से लागू होना, यानी कि आज कानून बना तो पिछली तारीखों से लागू अगर हो सकता है तो उसे भूतलक्षी भी कहा जाएगा। और भविष्यलक्षी तो प्रत्येक कानून होता है, जिस तारीख को बना उसके आगे से क्या करना। तो भविष्यलक्षी में किसी कानून में कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक कानून का प्रभाव भविष्यलक्षी होता ही है। लेकिन भूतलक्षी में आपका थोड़ा समस्या है। जैसे कि आईपीसी का हम बता दें, आईपीसी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती। जैसे एक उदाहरण देखिए थोड़ा आईपीसी से, कि आईपीसी में जो भी एमेंड किए जाएंगे वह बैक डेट से लागू नहीं हो सकते। यानी कि पेनल लॉ यानी कि दांडिक विधि भूतलक्षी रिस्प्रास्पेक्टिव नहीं हो सकती। इसको स्पष्ट रूप से हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 रोकता है कि जिस तारीख को किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया उस कार्य के लिए वह तभी दंडित होगा जब उस तारीख को वह कार्य कानूनन अपराध घोषित किया गया था। अगर उस तारीख को वह कार्य अपराध नहीं था, बाद में अपराध उसे बनाया जाता है, तो पिछले कार्यों के लिए क्या वह दंडित किया जाएगा कि नहीं? नहीं। यानी कि आईपीसी को रिप्रास्पेक्टिव प्रभाव दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं दिया सकता। यानी कि अपराध बैक डेट से सृजित नहीं हो सकते। जैसे एक उदाहरण देखिए, आपका स्टैकिंग का देखा जाए। मान लीजिए 354 डी में किसी स्त्री का पीछा करना आईपीसी में या स्टैकिंग आपका दंडनीय है। ये अपराध घोषित किया गया 3 फरवरी 2013 से। तो अगर ये कार्य किसी पुरुष ने 2 फरवरी को किया हो तो क्या वह दंड का भागी होगा? नहीं, क्योंकि 2 फरवरी को तो यह कार्य अपराध और आपराधिक जो मैंने सब्सटेंसिव लॉ है उसको कहाँ से नहीं लागू किया जा सकता? बैक डेट से। यानी कि लेकिन एविडेंस में ऐसा नहीं है। एविडेंस का प्रभाव पूछे तो भूतलक्षी भी भविष्यलक्षी दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या मारना है? दोनों। केस पूछ ले कि भविष्यलक्षी भी प्रभाव रख भूतलक्षी भी रखता है तो दाता छीवा। इसके बाद आपका ये जो देखना है हमें कह करके, पहले नेचर देख लिया जाए। नेचर का मतलब हुआ प्रकृति क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है। देखिए अच्छे से इसको भी तैयार रखिए। एक कानून होता है लेक्स फोरी और एक होता है लेक्स लोसी। तो थोड़ा सतर्क रहना भाई। एक कानून होता है लेक्स फोरी, एक कानून होता है लेक्स लोसी। तो पिछली बार बिहार में पूछा गया कि हिंदू लॉ कैसी विधि है, लेक्स फोरी की लेक्स लोसी। तो लेक्स फोरी दोनों का मतलब समझिए। लेकिन आप एक लाइन क्वेश्चन तो याद रखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसा कानून है? दे देगा लेक्स फोरी, लेक्स लोसी, दोनों इनमें से कोई नहीं।
दोनों नहीं मारना है, लेक्स फोरी मारना है। यानी कि अब आइए दोनों का मतलब जानिए, तब आगे बढ़ा जाए। हिंदू ला पूछा गया था आपका ये बिहार में कि कैसा कानून है, तो लेक्स फोरी। तो लेक्स फोरी का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। लेक्स का मतलब होता है ला, और फोरी का मतलब होता है फोरम। ला मतलब विधि और फोरम मतलब स्थान। यानी कि लेक्स फोरी का शाब्दिक अर्थ हुआ स्थान विशेष की विधि। भाई याद करिए, अर्थ पूछा गया यूपी में और उत्तराखंड में, बिहार में भी पूछा गया था। लेक्स फोरी का क्या मतलब हुआ, स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई घटना विदेश में घटित हुई है और भारत में उस घटना के लिए जांच विचारण चल रहा है अभियुक्त के खिलाफ, तो भारत में उस घटना को जो विदेश में हुई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोर्ट में साबित किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि अगर कोई घटना इंग्लैंड में हुई, उस घटना के लिए अभियुक्त के खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया जा रहा है, तो भारत में जो उसका अपराध साबित किया जाएगा, तो क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत कि इंग्लैंड के साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय, इसी को हम क्या कहते हैं, लेक्स फोरी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्थान के न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही है, तो उस घटना को उस स्थान में प्रचलित विधि के अनुसार ही क्या किया जाएगा, साबित। भले ही घटना कहाँ हुई है, दूसरे देश में। इसी को लेक्स फोरी कहते हैं। फिर याद रखिएगा, लेक्स लोसी नहीं, लोसी का मतलब अलग चला जाएगा। फिर एक बार भाई समझिए आपका लेक्स फोरी का मतलब हुआ कि अगर कोई घटना विदेहा, पहले तो हिंदी अर्थ पूछा गया है, तो स्थान विशेष की विधि ये मारना है। दूसरा आपका पूछ सकता अंदर जाकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई घटना विदेश में हुई है और भारत में कार्यवाही चल रही है न्यायालय में, तो उसमें जो विचारण या कार्यवाही में साबित जो किया जाएगा, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बातों को साबित किया जाएगा, न कि विदेशी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वह कानून क्या है, लेक्स फोरी। अब दूसरा ये लेक्स लोसी। लेक्स लोसी का अर्थ कई बार पूछा है, आपका बिहार में भी पूछा, उत्तराखंड में आपका। लेक्स मतलब ला हुआ और लोसी मतलब लोकल। तो लेक्स मतलब ला मतलब विधि, और लोकल मतलब क्या हुआ, स्थानीय। तो जहां भी आए लेक्स लोसी का अर्थ क्या हुआ, चार ऑप्शन देगा, स्थानीय विधि। फिर एक और लेक्स फोरी आ जाए तो क्या मारेंगे, स्थान विशेष की विधि। लेक्स लोसी आ जाए तो स्थानीय विधि का मतलब ये हुआ कि वह विधि केवल किसी पर्टिकुलर स्थान में ही लागू होगी। अगर व्यक्ति उसके बाहर चला जाए तो वह कानून कोई काम। तो आप बताइए थोड़ा यूपी में लोकल ला, जैसे उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, ये आपका लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी, लेक्स लोसी। क्योंकि केवल कहाँ काम करेगी, यूपी में कि बाहर भी, यूपी। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम केवल कहाँ काम करेगा, उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम, ये सब लोकल ला है। और इसी को हम क्या कहेंगे, स्थानीय विधि। मैंने केवल उसी स्थान पर काम करेगी, बाहर उसका कोई महत्व। तो क्या बिहार में उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता लागू हो जाएगी, नहीं। वहाँ का लैंड ला क्या होगा, अलग होगा। एमपी का अलग है, हर एक राज्य का क्या है, अलग अलग।
इसको लेक्स लोसी कहा जाता है। ये स्थान से जुड़े हुए कानून है। जैसे इलाहाबाद के लिए केवल कोई कानून बन गया तो वह लेक्स लोसी हो गया। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है एविडेंस एक्ट में, आगे बढ़ा जाए कह करके आपका निरसित धाराएं। आपका यूपी एपीओ में इसके पहले वाले में पूछा गया था। सतर्क रहना, अगर रिपीट करे तो देखिए कई क्वेश्चन हम बना रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रिपील है, कौन सी धारा निरसित है? तो सेक्शन 2 जो यूपीएपीओ में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 रिपील है। अब ये क्वेश्चन बनता है, यूपीएपीओ ने बनाया कि किस सन में धारा 2 को रिपील किया गया? तो 1938 सन याद रहे भाई। देखिए आपका 1938 ईस्वी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 तथा इस कानून में जो शेड्यूल था उसे क्या किया गया? रिपील किया गया। ये क्वेश्चन एपीओ का है। अब इस तर्ज पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, नया अभी बना नहीं है लेकिन बन सकता है, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अवैध है, कौन सी धारा आपका अल्ट्रा वायरस है, अधिकारातीत है। ये क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन मैं बता दूं बन सकता है। तो जब भी अल्ट्रा वायरस आपका सेक्शन आए तो मैं फिर बता दूं, जो आपको मारना है वह जो आपका 113, ये कई बार आपका क्वेश्चन बना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, मैंने बन सकता है भाई, बना नहीं, बना तो आपका 2 था, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अल्ट्रा वायरस है या अधिकारातीत है या अवैध है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 113। 113 को केस पूछ सकता है कि किस केस में इसे अवैध घोषित किया गया? तो दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी 1876 में 1876 में प्रिवी काउंसिल ने ही इसे अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। ये नया क्वेश्चन बन सकता है, मैं फिर बता दूं, क्योंकि धारा निश्चित धारा बनी है और अब आपका चांस 113 पर है, इंटरव्यू का 113 पर। दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी का केस है, 1876 का प्रीवी काउंसिल का केस है। अब इंटरव्यू में देखिए कैसे बना था। एविडेंस की कौन सी धारा है जिसका साक्ष्य में अब कोई महत्व नहीं है? तो जब अवैध हो गई तो महत्व किस बात का? भाई कौन सी धारा है? 113। आगे बताएंगे हम, वो तो अलग। अगला ये संशोधन देखा जाए। प्रथम संशोधन कई बार पूछ सकता है। अभी हमने बताया कि एविडेंस एक्ट में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1938। कौन सी धारा निश्चित की गई? 2। आइए इसके बाद प्रतिस्थापित एक क्वेश्चन बन रहा है, जाकर देखिएगा। हमें लगता है 7-8 बार ये क्वेश्चन आपका बना है उत्तराखंड, यूपी, बिहार में लेकर। प्रतिस्थापित धारा पिछली बार भी आपका क्वेश्चन यूपीजे में 2 बना था। ऐसा मॉडल 1-2 क्वेश्चन आते हैं और याद करने एकदम। कल भी मैं सीपीसी जब मैं बता रहा था, टीपीए भी बता रहा था, तो प्रतिस्थापित मैं धारा बता रहा था या पुनर्व्याख्यित या अंतः स्थापित। पहले समझ लिए तो 1-2 लोग पूछ रहे थे। देखिए या तो पूरी धारा की बातें चेंज होंगी तो वह पूरी धारा आपका प्रतिस्थापित कहलाएगी, या 4 शब्द निकाल लिया गया और नए 4 शब्द रख दिया गया बेरेक में, तो वह पूरी धारा प्रतिस्थापित नहीं हुई, केवल कितने शब्द नए रख दिए गए, पुराने हटाकर 4। तो हम शब्दों का नहीं बता रहे हैं प्रतिस्थापन,
हम पूरी धारा का बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। मैं फिर बता दूं, और एपीओ में बना भी था, जे में भी बनता है। इसको अच्छे से तैयार रखना है भूमिका को। क्वेश्चन कैसे बना है आपका मैं बता रहा हूँ लगातार। प्रतिस्थापित को पहले समझने का प्रयास करिए। समझना इस दृष्टि से है कि शराब की बोतल से आप समझ सकते हैं कि एक बोतल है, शराब भरी गई, पूरी शराब गटक ली गई, तो शाम को ही बताया गया। आपका तमाम उदाहरण अच्छे अच्छे दिए गए थे कि ठंडी में लोग आपका बोतल ठनका रहे हैं और ठंडी को क्या भगा रहे हैं, दूध। यानी कि बोतल ठनकाते रहिए, पीजिए ना, बस आपका ठनकाते रहिए, और आपका ठंडी को क्या भगाइए, दूर। तो फिर एक बार देखिए, तो आपका जिस प्रकार बोतल आपका बोतल में से शराब निकाल ली गई, पूरा पी ली गई, बोतल वहीं रखा गया, फिर बोतल में नई शराब भर दी गई। सेम उसी प्रकार आपका प्रतिस्थापित धाराएं होती हैं। धाराओं में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन एक एक शब्द धाराओं के बदल दिए जाते हैं। यानी कि जब किसी धारा के पूरे शब्द हटाकर वहाँ नए शब्दों को रख दिया जाता है, यानी कि पुरानी बातें गायब और नए सिरे से पूरी बात, मैं आधा नहीं, पूरी धारा की बातें क्या लिखी जाती हैं नए सिरे से, उसी को हम कहते हैं कि वह धारा क्या हो गई है अब, प्रतिस्थापित, पुनर्व्याख्यित या अंतः स्थापित। ये याद रखिए। अब जो क्वेश्चन आपका बना था पिछली बार, आपका इसके पहले भी कांटेक्ट की धारा 28 से बना था कि भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है। तो संविदा अधिनियम का क्वेश्चन बना था कौन सी धारा, 28। बिहार में जो बनाया 89 सीपीसी का बनाया, मैं बताया भी था। सन भी बिहार ने एक बार पूछ लिया, तो और भी हैं धाराएं, लेकिन आपका जो बिहार ने बनाया सीपीसी की कौन सी धारा, 89। फिर यूपी पर आ जाइए, यूपी ने बनाया कि आईपीसी की धारा 375 संशोधित है, परिवर्तित है, प्रतिस्थापित है, इनमें से कोई नहीं। तो 2013 में जो दुराचार की परिभाषा 375 में दी गई हैं, ये सभी बातें नए सिरे से क्या की गई है, एक शब्द नहीं, पूरी धारा ही क्या की गई, बदल दी गई। तो हम 375 आया था, तो आप क्या मार कराएंगे, प्रति स्थापित। टीपीए की धारा पूछ ले तो 53 हो गया, कपट पूर्णांतरण 106 हो गया। ये मुख्य रूप से दोनों क्या है, प्रतिस्थापित। पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, संविधान में तो तमाम है, अब उतना नहीं जाना है आपका। फिर बैक हो जाइए, एविडेंस में आ जाए। एविडेंस की 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं। पहले तो उन धाराओं को अलग अलग सन में है, तो आपका फिर एक बार देखिए सन वाइज यहाँ याद करिएगा। 39 ज़्यादा पूछा गया है। देखिए आपका 39 और 131 ये आईटी एक्ट द्वारा, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए, यानी कि नए सिरे से क्या की गई, लिखी गई। इसके बाद यूपी एपीओ में ये बना कि सन 2000 में जो संशोधन एविडेंस में आईटी एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत किया गया है, ये संशोधन कब से लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर सन। तो 3 क्वेश्चन तो आपके निकल गए, आपका एक नहीं 3 क्वेश्चन इसमें निकले। कौन सी धारा 2000 में प्रतिस्थापित की गई है, देखिए या तो दोनों का दो दो का ग्रुप दे तो उसमें 39 और 131 खोजिए, या आपका जो ज़्यादातर जो मॉडल बना है दोनों धारा नहीं बना है, ये बना है कि कौन सी धारा सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। उसमें दिया है आपका 115, दिया है 120, आपका दिया है 39, धारा 40। तो एक धारा दिया है ज़्यादातर में,
तो कौन सी धारा चुनेंगे? 39। दो दो का ग्रुप दे तब ये दो देखिए, 2000 में पूछे, अगर दोनों में से केवल एक दे तो इन दोनों में से कोई एक मारिए। या तो ऑप्शन में 131 रहेगा या ऑप्शन में कौन रहेगा? 39। और यूपीएपीओ में इसके पहले पूछ ही लिया था ये संशोधन कब से लागू हुआ, तो डेट आप याद रखिएगा, 17 अक्टूबर सन 2000। देखिए जो दो दो धाराएं और हैं आपका 119 और 114A, यानी कि ये जो दो धाराएं हैं आपका 119 और एविडेंस की धारा 114A, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बना है। ये सन 2013 में प्रतिस्थापित की गई दो धाराएं। तो किस सन में? 2013 में, 2013 में। समिति पूछ ले तो जस्टिस जेएस वर्मा समिति। भाई समिति पूछ ले तो कौन सा? जस्टिस जेएस वर्मा समिति। अंतिम क्वेश्चन कि कब से ये इन्फोर्स हुई, कब से लागू हुआ, तो 2013 का संशोधन, चाहे आईपीसी, चाहे सीआरपीसी, चाहे एविडेंस, और चाहे कहीं भी जाइए, कब से लागू हुआ? तो 3 फरवरी 2013। गलत ना हो। तो आपका कौन कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित 2013 में की गई एविडेंस की? 119, 114 कब से लागू हुई? 3 फरवरी से। किस समिति की सिफारिश पर? जेएस वर्मा। तो कौन सी चार धाराएं प्रतिस्थापित है? रट कर जाइए, आपका ये चारों रट कर जाइए, सन भी रटना है, प्रवर्तन तिथि भी। देखिए एविडेंस है, मैं बता दूं 15 में से कम आप 13-14 क्वेश्चन करके आइए। अब एकदम जो लोग नए हैं, पढ़ाया जा रहा है, अब कितना किसके पास क्षमता है एडाप्ट करने की, पढ़ाने में छोड़ा नहीं जाएगा कुछ भी। अब आप कितना उसको तैयार कर रहे हैं घर पर जाकर, आप पर निर्भर करता है। अगर आपका 14 से कम क्वेश्चन आ जाए अंत में तब बताइएगा। वैसे 15 से एक क्वेश्चन आपका बाहर गया था एपीओ में, आपका जो 106 पे केस आया था, लेकिन नोट्स में केस था, भले हम न बताए, नोट्स में वह केस मौजूद है 106 पे जो पूछा गया था। आपका 107 पर था ना? हाँ 107 पर आपका विवाह से संबंधित था। कौन सा केस? आर बनाम लमले, यही था ना? आर बनाम लमले का केस। तो एक दो क्वेश्चन आप भले बाहर चला जाए न करिए, लेकिन 13 क्वेश्चन तो करके आइए। अब ये नहीं कि इसमें भी 8 कर लीजिए तब तो भाई बाहर हो जाएंगे। और एक एक छोटी छोटी बातें गौर करना है, मैं बता दूं, ये नहीं कि आपका ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए तो ऊपर ऊपर आयोग भी निकाल देगा। ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा पढ़ने से। आपका दो पत्रिकाएं खरीद लिए तो पत्रिकाओं में सामान्य बातें दी गई रहेगी, क्या ये बताया गया है कि कब किया गया, कब से लागू हुआ? एक जगह मिलना मुश्किल है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपका बिहार में भी क्वेश्चन बना था, यूपी में भी लास्ट में। देखिए जहाँ तक एविडेंस एक्ट की बात है, भारत, हाँ, लॉर्ड स्टीफेन की एक विशेषता ये है कि जब सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन ने साक्ष्य अधिनियम बनाया तो आपका सिविल मामलों में कैसे, सिविल मामलों में तथ्य साबित किए जाएंगे, कैसे आपराधिक मामलों में, आपका एक ही कानून में सब पिरो दिया। यानी कि साक्ष्य अधिनियम लागू होता है सिविल मामलों में, क्रिमिनल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। बताइए सिविल मामलों में अप्लाई होगा कि क्रिमिनल की, दोनों? तो क्या अलग अलग साक्ष्य अधिनियम है भारत में कि एक ही है? तो सिविल में भी लागू, और लेकिन, वहीं लेकिन आपका सतर्क रहना है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल सिविल या दीवानी मामलों में लागू होंगी, क्रिमिनल में नहीं। और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल आपराधिक में या क्रिमिनल में लागू होंगी, सिविल में नहीं। बिहार जे में भी
एक क्वेश्चन बना था एपीओ में भी। उन धाराओं को जरूर आप याद रखिए। मैं बता रहा हूँ आपका, पहले सिविल में बता दिया जाए, सिविल में कौन कौन सी धाराएं लागू होती हैं। तो पहली धारा 23 याद करके जाइएगा, जो सेक्शन 23 है, 52 है, 55 है, 115, 116 और 117। ये जो 6 धाराएं हैं, ये केवल और केवल किस में लागू होंगी? सिविल में। तो जाकर मॉडल देखिए, दो मॉडल अभी पिछली बार यूपी जे में भी आया था आपका, कि विबंध का सिद्धांत लागू होता है। तो आप धारा देखिए इस लिस्ट में, 115, 116 और 117। तो विबंध का सिद्धांत लागू होता है सिविल में कि क्रिमिनल में कि दोनों में? केवल सिविल में, क्योंकि ये किसमें हमने लिखवाया, किसमें हमने बताया। फिर एक बार धारा तैयार रखिए, कौन सी धारा केवल सिविल मामले में लागू होगी? 23, 24, 25, 26, चार ऑप्शन देगा। 23, 23, 52, 55, 115, 116, 117। रट्टा मारना है और कोई उपाय नहीं है। क्रिमिनल में पूछ ले तो आपका 30, 53, 53A, 54, 111A, 105। फिर एक बार देखिए, आपका 30 यानी कि 30, फिर आपका 53, 53A, दोनों में पूछा गया था 53A। फिर आपका 54, इसके बाद 105 और 111, 111A कैपिटल है। ये 6 धाराएं सिविल में लागू नहीं होगी, सिविल से कोई मतलब नहीं, केवल किस में? क्रिमिनल। तो क्वेश्चन देखिए यूपी में क्या बना और बिहार में। धारा 105 लागू होती है एविडेंस की, सिविल में क्रिमिनल में दोनों में इनमें से कोई नहीं। 105 बताइए किस लिस्ट में है? क्रिमिनल वाले। ये बिहार जे में बना। यूपी में जो पिछले बार बना है 53A बना है, कि पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत होगा कि विसंगत, यानी कि उचित होगा कि अनुचित, बताएंगे। तो विसंगत यानी कि अनुचित। आपका किस धारा में? 53A में। 53A कब जोड़ी गई? 2013 में। किस समिति की सिफारिश पर? जेएस वर्मा। और क्रिमिनल में लागू होगी कि सिविल में कि दोनों में? केवल क्रिमिनल में। को पूछा गया 53A पर क्वेश्चन। यानी कि ये सब बातें एकदम आपका याद होनी चाहिए आपका। तो देखिए आपका लिखवाया नहीं जाएगा, नोट्स आपका उपलब्ध है। कुछ बातें नई इसमें मिल रही हैं, वे बातें आपको नोट्स पढ़कर, ये कितनों लोग को नोट चाहिए उतना फोटो स्टेट करवाया जाए भाई। एविडेंस का नोट जिसके पास न हो भाई बता दे, क्योंकि सोमवार से आप कहाँ सोए रहते हैं क्या? इतना दिन से पढ़ रहे हैं यार, क्या हो गया नोट? तो नया काम, वही पुराना ही तो दिया जा रहा है। नया आपका अब कहाँ समय है? सीपीसी बनवाएंगे कुछ आईपीसी, और पुराना नोट्स पर संशोधन करा देते हैं, समय नहीं। अब आपका 12 फरवरी के बाद नया के चक्कर में पड़िएगा। अभी पुराने से क्या चलाइए काम? पता लगा कि आपका मने रोम जल रहा है, तो इस समय चैन की बंसी बजाने का समय नहीं है, नहीं तो 12 के बाद चैने से। तो इस समय नोट्स आपको भाई 5-7 कॉपी करवा दे रहे हैं, जिसको चाहिए भाई आपका सोमवार को ले ले, और नोट्स रखे रहिए। और अलग से कॉपी या उसी पर कुछ बातें नई बताई जा रही हैं, उसको आपको लिखना होगा, हम लिखवा देंगे सोमवार को। तो अगला क्लास भाई सोमवार को चलेगा, तब भी जाकर एक बार साल पेपर तो थोड़ा देखिए क्या सर ने आज बताया है, उससे कुछ क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं। जाकर आप 4-5 पन्ना जरूर साल पेपर में देखिएगा, कि बाहर तो नहीं जा रहा है, कि आपका कर्तव्य है।
भाई कल टेस्ट 10 बजे से होगा, थोड़ा ठंडी में आगे बढ़ाया गया है। 10 से 12 टेस्ट होगा, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं कल आए 10 बजे।